नमस्कार मित्रों, मिशन एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल पे। तो अगर आपके पास एटलस हो तो अपने पास रख लीजिए, और अगर एटलस ना हो, मैप हो साधारण, तो भी आप रख लीजिए। और अगर मैप भी ना हो तो आप हमारे साथ पढ़िए, और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भारत इसका नाम कैसे पड़ा। तो महाभारत में आपने सुना होगा कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इसका नाम भारत रखा गया, जबकि ईरानियों ने भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में एक नदी बहती है जो सिंधु नदी के नाम से जानती है, और ईरानियों ने स को ह उच्चारण से पुकारा, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, तो भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। जबकि रोमवासी जब भारत आए तो इन्होंने इस नदी को इंडस कहा। इंडस कहने के कारण भारत का नाम इंडिया पड़ा। जबकि आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म व अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्मू द्वीप है, भारत खंड है, आपने देखा होगा, तो जम्मू द्वीप कहा गया है। तो अब हम बात करेंगे भारत की अवस्थिति व वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति को। अगर वैश्विक संदर्भ में भारत की देखें तो भारत एक उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध से स्थित मतलब क्या है कि अगर हम ग्लोब ड्रॉ करें तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत की अवस्थिति यहाँ पे है, अर्थात भारत 0 डिग्री के उत्तर में है, तो भारत को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश। जबकि अक्षांश इसका पूरब की तरफ है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से जाता है अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा। तो देशांतर इसका पूरब की तरफ है, जबकि अक्षांश उत्तर की तरफ। उत्तर और पूर्वी देशांतर में स्थित देश है भारत। उसके बाद अगर देखें भारत एशिया के अंतर्गत पड़ता है, और एशिया में भी बात करें तो दक्षिण एशिया का भाग है। भारत का क्षेत्रफल देखें (32,87,263 वर्ग किलोमीटर), जो कि वैश्विक क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है। जबकि यहाँ पे जनसंख्या 17.7% निवास करती है। 17.7% जनसंख्या निवास करती है, 2.4% भूमि पर। अगर इसके अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जबकि 68 डिग्री 7 सेकंड गुजरात में पड़ता है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री तमिलनाडु में जो पड़ता है 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अंतर्गत आता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि मुख्य भूमि की बात है। इसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। अगर द्वीपों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट अवस्थिति है, जिसकी अवस्थिति 6 डिग्री 4 मिनट है। तो भारत का निम्नतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है द्वीपों को शामिल करने के बाद। अन्यथा भारत का निम्नतम बिंदु कन्याकुमारी है। जबकि सबसे उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी देशों की बात करें तो सबसे उत्तर में आता है इंदिरा कॉल, जो कि इस समय लद्दाख के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी मुख्य भूमि पे। सबसे पश्चिमी गौर माथा भी बोलते हैं इसे। जबकि सबसे पूर्वी किबुथु। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, पश्चिमी बिंदु गौर माथा, जबकि पूर्वी बिंदु किबुथु है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका सीमा देख लेते हैं पहले कि भारत का स्थलीय सीमा
15,200 किलोमीटर। जबकि वहीं अगर तटीय सीमा की बात करें तो 7517 किलोमीटर। तटीय सीमा 7517 किलोमीटर, जबकि ये द्वीपों सहित है। मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर आता है। तो द्वीपों सहित तटीय सीमा 7517 किलोमीटर, द्वीपों सहित न उसको छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर आता है। अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार की बात करें, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है, जैसे कि हम बता चुके हैं। उसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबवत गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। जबकि अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 82.5 डिग्री ये भारतीय मानक समय रेखा भी है, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। और इसको मिर्ज़ापुर से भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मिर्ज़ापुर से भी विस्तार है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, जिसको हम भारत की मानक समय कहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लंदन से गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच से। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, जबकि भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। अक्षांशों की बात करें तो 23.5 डिग्री रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों से मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। एमपी में सबसे अधिक लंबाई है कर्क रेखा की। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है और इसके 23.5 डिग्री पे अगर बात करें कर्क रेखा पे स्थित किसी राज्य की अगर राजधानी है तो वो रांची की राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद अगर सबसे नज़दीक राजधानी की बात करें तो एमपी की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसके बहुत समीप है। दुर्गापुर, भिलाई आपने नाम सुना होगा, दुर्गापुर भिलाई पश्चिम बंगाल का। तो दुर्गापुर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा पे स्थित है। भारत में फिलहाल एक ही मानक समय है, जो कि 82.5 डिग्री है। अगर वैश्विक संदर्भ में देखें तो वैश्विक संदर्भ में एक देश के पास कई मानक समय हो सकते हैं, जैसे कि रसिया में 11 मानक समय है, फ्रांस में 12 मानक समय है, यूएसए व ब्रिटेन में 9 मानक समय है, ऑस्ट्रेलिया में 8 मानक समय है। भारत में फिलहाल एक ही मानक समय है, वो भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हाल फिलहाल वर्षों में देखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने एक अलग मानक समय रेखा की मांग की है, अर्थात दूसरा भारत के दूसरे मानक समय रेखा की बात की है। क्योंकि अगर हम देखें 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 सेकंड तक लगभग 30 डिग्री का, अर्थात भारत का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री, वहीं अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का ही आता है। और देखा गया है
कि 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार होने के कारण और 30 डिग्री देशांतरी विस्तार होने के कारण लगभग 2 घंटे का एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है और 30 डिग्री देशांतर 34 = 120 अर्थात लगभग 2 घंटे का समय आता है। और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सुबह हो जाती है, जिसके कारण वो एक और देशांतर रेखा की मांग कर रहे हैं। अब भारत के तट पर स्थित देशों की अगर हम बात करें तो भारत उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में लंबाई देख लेते हैं। पहले उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3314 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 30 डिग्री अक्षांशीय व 30 डिग्री देशांतरी विस्तार होने के बावजूद यहाँ पे इसकी लंबाई में अंतर क्यों आ रहा है? तो इसकी लंबाई में अंतर यह देखा गया है कि अक्षांश रेखाएं, ग्लोब हो गया 0 डिग्री, विषुवत रेखा। अक्षांश रेखाएं सामान्यतः समानांतर होती हैं। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। अक्षांश रेखाएं सामान्यतः समानांतर होती हैं। समानांतर होने से आशय यह है कि एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगे और इनकी बीच का जो गैप है वो हमेशा बरकरार रहेगा। जबकि अगर देशांतरों की बात करें, देशांतर रेखाओं की बात करें, जो कि ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, तो विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, जबकि इससे उत्तर की तरफ, ध्रुवों की तरफ या दक्षिण में ध्रुवों की तरफ जाने पे इसमें अंतर आने लगता है, मतलब उनके बीच की दूरी कम होने लगती है और ये ध्रुवों पे जाके मिल जाते हैं। जिससे इनके बीच अंतर पाया जाता है। उसके बाद हम तटीय देशों की अगर देश बात कर लें, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में, चाइना उत्तर में, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और यहाँ पे श्रीलंका। तो देखते हैं कौन सा रेखा कहाँ से गुजरता है और इनकी भारत के साथ सीमा क्या है। तो सबसे लंबा सीमा जो आता है वो बांग्लादेश का आता है, अर्थात बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, जो कि 4096 है। उसके बाद चीन 3488, पाकिस्तान 3323, उसके बाद आता है नेपाल का 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106, जो कि सर्वाधिक छोटा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर मात्र। अब किन किन देशों, किन किन राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नोट करते जाइएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगती है। वहीं अगर म्यांमार की सीमा की बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ। आगे बढ़ें, चीन की बात करें तो चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की बात करें तो सिर्फ पीओके का क्षेत्र इससे लगता है। पाकिस्तान लद्दाख व जम्मू कश्मीर दोनों के साथ इसकी सीमा लगती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। वहीं नेपाल की सीमा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम के साथ। और भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। इनके सीमा पे जो रेखा खींची गई है उनका अलग अलग नाम है, जैसे कि चीन के साथ जो सीमा लगती है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा को बोलते हैं। जबकि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी चीन का लद्दाख के साथ जो सीमा है उसको हम LAC बोलते हैं। इसी को लेकर विवाद था फिलहाल में। डूरंड लाइन जो कि पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था, अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है। पाकिस्तान के साथ जो लद्दाख व जम्मू कश्मीर में है वहाँ LAC है, जबकि अन्य स्थानों पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात में रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। रेडक्लिफ साहब ने इसकी निर्धारित किया था इन्होंने, इसके लिए उनके नाम पे पड़ा रेडक्लिफ लाइन। उसके बाद म्यांमार के साथ सीमा लगता है। उसके बाद त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसे जीरो लाइन बोलते हैं। जीरो लाइन बांग्लादेश 3 तरफ त्रिपुरा को घेरे हुए है, जिसे जीरो लाइन बोलते हैं। LAC का निर्धारण 1962 में, LOC का निर्धारण 1947 में हुआ था। भारत चीन के युद्ध के दौरान के बाद 1962 में LAC का निर्धारण हुआ और स्वतंत्रता प्राप्त के समय LOC का निर्धारण हुआ था पाकिस्तान के साथ। अब भारत की तट रेखा देखते हैं कि सबसे लंबाई किसकी है। तट रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें तट रेखा सर्वाधिक तट रेखा गुजरात। अगर इसमें द्वीपों को शामिल कर लें कि सर्वाधिक तट रेखा, तब अंडमान की आ जाएगी, अंडमान व निकोबार। अगर द्वीपों को शामिल करें तो अंडमान निकोबार के साथ सर्वाधिक तट रेखा लगती है। उसके बाद आता है गुजरात का नंबर। उसके बाद आता है आंध्रा। गुजरात, अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। उसके बाद आता है ओडिशा, कर्नाटक और लास्ट में आता है गोवा। अगर श्रीलंका के साथ भारत की सीमा देखें तो यह जलीय सीमा साझा करता है, जो कि मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य, जो कि ये वो वाला पाक नहीं है। रॉबर्ट पाक साहब ने इसका निर्धारण किया था, खोज की थी, इसलिए उनके नाम पे पड़ा पाक जलडमरू मध्य। अब भारत के प्रमुख द्वीपों को देख लेते हैं, जैसे कि यह है उत्तरी अंडमान। उसके बाद आता है मध्य अंडमान। उसके बाद साउथ अंडमान, जिसपे अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। उसके बाद लिटिल अंडमान और फिर आता है कार निकोबार। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य 10 डिग्री रेखा गुजरती है, 10 डिग्री चैनल गुजरता है। उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार,
जिसपे इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु द्वीपों के साथ इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। उसके बाद आता है ग्रेट चैनल, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा के बाहर से अलग करता है। और अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप एक एटॉल द्वीप, एटॉल प्रवाल से निर्मित द्वीप है और ये मालदीव भारत को मालदीव से 8 डिग्री से चैनल 8 डिग्री, वहीं लक्षद्वीप को मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल से, मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। भारत में स्थित प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं, जैसे कि गुजरात से दिल्ली तक जाने वाली अरावली पर्वत, वहीं कोंकण तट कर्नाटक को कहते हैं, उसके नीचे आता है कन्नड़ तट, फिर उसके मालाबार तट केरल तट को, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के आसपास जो है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, आंध्रा के आसपास। यहाँ पे एक भारत का द्वीप है या पुदुचेरी, जिसके 3 अन्य जिले हैं, कराईकल, माहे और यनम। यनम जो कि आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में और माहे केरल में स्थित है। माहे भारत का सबसे छोटा जिला भी है और सबसे बड़ा जिला लद्दाख। तो फिलहाल ये था भारत की अवस्थिति और विस्तार, और इसके बारे में एक एक करके, जैसे कि यहाँ पे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी और राजमहल मालदा गैप, गारो खासी जयंतिया, अन्य पहाड़ और पठार और उसके अन्य तथ्यों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर बता दें आपको, पश्चिमी घाट जो कि और पूर्वी घाट का निर्माण निक्षेपण के कारण हुआ है। निक्षेपण मतलब जमाव, जबकि पश्चिमी घाट का निर्माण कटाव के फलस्वरूप हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इन सब का विस्तार से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।